Hello everyone, welcome back to the Chalisa series. So this is our 10th part. That means we are one fourth done with this series. So let's see this part. Mr. A, B and Mr. C were partners in a partnership firm Messrs. ABC and Company, which is engaged in the business of trading of branded furniture. Okay. The name of partners were clearly written along with the name of the firm in front of head office as well as letterhead of the firm. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. On 1st October 2018, Mr. C passed away. एक डेट आई 1 अक्टूबर 2018, उसने दिन क्या हुआ, मिस्टर सी की डेथ हो गई. उसका नाम लिस्ट ऑफ पार्टनर्स से हेड ऑफिस के बाहर और लेटर हेड पे कहीं से भी हटाया नहीं गया. एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यूड इट्स ऑपरेशन विद मिस्टर ए एंड बी एस पार्टनर. ओ सो तो क्या हुआ यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर हुआ, पर पार्टनर की डेथ पे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व नहीं किया गया. तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिकॉज अगर दो पार्टनर होते हैं और एक की डेथ हो जाए तो फर्म को डिसॉल्व करना मैंडेटरी है. अगर दो से ज्यादा पार्टनर है और किसी एक की डेथ हो जाए या फिर मल्टीपल की डेथ हो जाए बट दो पार्टनर बचे तो क्या होगा सर, तो ऑप्शनल है. आप चाहो तो डिसॉल्व करो पार्टनरशिप फर्म को, आप चाहो तो डिसॉल्व मत करो. यहाँ पे इन्होंने डिसॉल्व नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने ए और बी को पार्टनर रख के बिजनेस को कंटिन्यू किया. No issues. The accounts of the firm was settled in amount due to legal heir of Mr. C was also determined on 10th October 2018. But the same was not paid to the legal heir of Mr. C on, मतलब 10th अक्टूबर को आपने डिसाइड तो कर लिया था पर अभी दिए नहीं थे मिस्टर सी के लीगल हेयर को वो पैसे. On 16 October 2018, Mr. X supplied furniture worth rupees 20 lakhs to Messrs. ABC and Company. सर देख लो सब डेट. 1 अक्टूबर को डेथ हुआ, 16 अक्टूबर को उसके सेटलमेंट के अकाउंट्स बन गए, सॉरी 10 अक्टूबर को सेटलमेंट के अकाउंट्स बन गए, 16 अक्टूबर को एक ट्रांजेक्शन हो रहा है. Messrs. ABC could not repay the amount due to heavy loss. Now Mr. X wants to recover the amount not only from Mrs. ABC and Company but also from the legal heir of Mr. C. Why? Because अभी तक C का नाम ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, C का नाम लेटर हेड पे लिखा हुआ है. सो नॉर्मली अगर ये रिटायरमेंट का केस होता ना, यहाँ पे सी खुद जिंदा होता तो लीगल हेयर की बात ही नहीं आती, सी लाइबल होता. क्यों? क्योंकि अभी उसने नोटिस नहीं दिया अपने रिटायरमेंट का एंड उसका नाम हर जगह शो हो रहा है तो कोई भी पर्सन मानेगा कि हाँ सी अभी भी पार्टनर है. बट यहाँ पे सी की डेथ हो गई है. सो डेथ के केस में हमने पढ़ा था कि जिस दिन डेथ हो गई उसके बाद के किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए उस पार्टनर का लीगल ईयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. हाँ, ये ट्रांजेक्शन अगर मिस्टर सी के डेथ से पहले हुआ होता तो मिस्टर सी का लीगल हीयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस ट्रांजेक्शन के लिए. सो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड whether legal heir of Mr. C can also be held liable for dues towards Mr. X. The answer is no. Why? Because the estate of partner who died is not responsible for transactions after his death. Right? आइए का आंसर देख लेते हैं. Where there is a contract between the partners, the firm is not dissolved by the death of partner. The estate of the deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death. Ordinarily, effect of death of a partner is the dissolution of the partnership, but rule is regard to dissolution of the partnership. By death of partner is subject to a contract between the parties, and the partners are competent to agree that the death of one will have not have the effect of dissolving the partnership as regarding the surviving partner unless the firm consists of only two partners. ये मैंने आपको बताया, दो ही पार्टनर है, किसी एक की डेथ हो गई तो क्या होगा, फर्म मैंडेटरी बंद हो जाएगा. बट अगर दो से ज्यादा पार्टनर है, किसी एक की डेथ हो गई तो पार्टनर्स जो वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकते हैं कि सिचुएशन में क्या होगा. और यहाँ पे सिचुएशन में इन्होंने क्या किया है, फर्म को कंटिन्यू किया है. In order that the estate of the deceased partner may be absolved from the liability for the future obligation of the firm, it is not necessary to give any notice either to public or the persons having dealing with the firm. यहाँ पे अगर डेथ होती तो किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं सर. रिटायरमेंट होती तो नोटिस देने की रिक्वायरमेंट होती है.
एंड अगर रिटायरमेंट में आपने नोटिस नहीं दिया तो आप अभी भी लाइबल रहते इवन आफ्टर रिटायरमेंट, बट डेथ के केस में नोटिस देने का नीड ही नहीं है। तो जब नोटिस देने का नीड नहीं है, तो आपको नोटिस नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपके लीगल नोटिस नहीं दिया कोई बात नहीं, स्टिल वो लाइबल नहीं होगा उन ट्रांजेक्शन के लिए जो आपके डेथ के बाद हुए। चलिए, C's estate would not be liable for the debt. A creditor can only have a personal decree against the surviving partner A and B and a decree against the partnership asset in the hands of those partners. C के जो पार्टनरशिप में एसेट्स, C का जो अमाउंट ड्यू है ना, उस पे भी मिस्टर एक्स क्लेम नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज सी के डेथ के बाद मिस्टर एक्स ने फर्म के साथ ट्रांजैक्ट किया है। A suit for goods sold and delivered would not lie against the representatives of deceased partner, right? चलिए, this is because there was no debt due in respect of goods in C's lifetime. So based on the above mentioned provision, Mr. X may recover the amount from Messrs. ABC and Company, but not from the legal year of Mr. C, because C's estate was not liable for the transaction of firm made after his death, that is 1st October 2018. Correct? Chalo. So with this, we are completed with the 10th part. That means we are completed with the 1/4 of our Chalisa series. So there is a small request. If you are really liking this series and these videos you think are helpful, then please do subscribe to the channel and share these videos with your friends as well who can take benefit of these videos. And if you feel any problem in any of the video, any of the concept, or you have any suggestion how to make videos better, or if you need anything else in particularly in these videos, then you can drop me WhatsApp anytime, right? So thank you so much everyone. Bye bye, take care. Jai Jinendra.